नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की में। और जैसा अपेक्षित था, आज हम उस दिन पर पहुंच चुके हैं। दिन है कि आज से हम शुरू कर रहे हैं आपके साथ सीधी शेयर बाजार की वार्ता। कारण इसका स्पष्ट है क्योंकि आज आप में से बहुत से साथियों ने हमसे बहुत दिनों से ये कहा था कि सर आप कब से शेयर बाजार की बातें शुरू करेंगे। तो मैंने आपको कमिटमेंट दिया था कि जब मैं शेयर बाजार की बातें शुरू करूंगा तो पूरी तरह से एक सेशन क्लासेस की तरह शुरू किया जाएगा, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के और बहुत अच्छे तक की बातें डिस्कस की जाएंगी, है ना। तो आवाज आ रही है ना? हाँ। तो मुद्दा यह है कि आज के सेशन को आप इस प्रकार से समझने वाले हैं, आज के सेशन को आप इस प्रकार से समझने वाले हैं कि यहां से आगे आपको हर दिन, हो सकता है बहुत सारे साथी आज के बाद हमारे कंटिन्यूटी में हमसे ना जुड़ सकें। क्यों ना जुड़ सके, इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? क्योंकि सबके काम की बातें हो जरूरी नहीं है ना। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड बातें होने जा रही हैं। यहाँ से आगे वाले सेशंस उन्हीं लोगों के लिए काम के होंगे जो वाकई में शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, SIP या फिर ट्रेडिंग, कमोडिटी, इन सब के बारे में रुचि रखते हैं। हमारे टाइटल्स बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक प्रकार के होंगे। स्पेसिफिक से मतलब हुआ कि वो आपको टू द पॉइंट उन चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे जिससे कि आप बहुत अच्छे से फाइनेंशियल लिटरेसी लेते हुए भविष्य में अपने आप को फाइनेंस के सेक्टर में स्थापित कर सकें। यही सही समय है। यदि आप शून्य से हमारे साथ शुरू करना चाहते हैं तो आज से शुरू करें, क्योंकि हम बीच में एकदम कुछ भी उठाकर नहीं डाल देंगे। दुनिया में इन दिनों कुछ भी घटित हो भी रहा होगा तो भी हम कोशिश करेंगे कि आपको एकदम सिस्टमैटिक तरीके से, यानी कि हम सब एक साथ एक पेज पर आगे बढ़ते हुए आगे निकलेंगे। एक बार में ही ऐसा नहीं होगा कि अभी आप काउंटिंग सीखना शुरू ही किए थे और मैंने आपको गुणा भाग सिखा दिया। आप काउंटिंग पर हैं तो काउंटिंग पूरी सीखिए, फिर आपको धीरे धीरे एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये सब सिखाया जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन तक लेकर जाएगा। बिल्कुल कुछ उस तर्ज पर आज से हम अपने सेशन को शुरू कर रहे हैं। आपसे अपेक्षित है कि आप अपने सेशन को अपने साथियों से शेयर करेंगे जो इस प्रकार की जानकारी रखना चाहते हैं। कंपलसरी नहीं है हर व्यक्ति चाहे, लेकिन जो चाहते हैं उन तक इस सेशन को पहुंचा देंगे। मेरी नज़र में जरूरी सबके लिए इसलिए है क्योंकि कमाना सबसे पहली जिम्मेदारी है और आपके कमाए हुए धन को भी काम पर लगा देना ये दूसरी बड़ी जिम्मेदारी है। अभी आप केवल खुद कमाने के लिए तैयार हो रहे हैं, भविष्य में आपका कमाया हुआ धन आपके लिए काम करे, यही बहुत सारे बुद्धिजीवियों का मानना है। रिच डैड और पुअर डैड नामक एक किताब है, यदि मौका मिले तो पढ़िएगा। उसमें इस बात में बहुत ज़्यादा जोर देकर कहा गया है कि व्यक्ति अगर खुद से नौकरी कर रहा है, खुद के लिए पैसे कमा रहा है, ये हर व्यक्ति का काम है, करना ही चाहिए, क्योंकि सबसे पहले रोजगार की तलाश पहला प्राथमिकता है। लेकिन अपने पैसे को इस प्रकार से इन्वेस्ट कर दे कि उसका इन्वेस्ट किया हुआ धन जो है वो भी उसको और ज़्यादा कमा कर दे, तो ये उसकी समझदारी में कंसीडर किया जाता है। तो उसी क्रम में आज हम आपको एक बाजार की यात्रा करा रहे हैं जिसका नाम है शेयर बाजार। आसान तरीके से चलेंगे, आसान भाषा में ही समझेंगे और आपको आज बताएंगे कि ये सेंसेक्स क्या होता है, ये निफ्टी 50 क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बहुत आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है शेयर बाजार क्या है। तो देखिए, शेयर बाजार का इतिहास मैं आपको बताऊं किस दिन शुरू हुआ, क्या कुछ हुआ, वो तो हम आपको कंटेंट उपलब्ध करा ही देंगे। इसका पूरा कंटेंट हमने बनाया है, कब शुरू हुआ था, क्या हुआ था, है ना, किन लोगों ने बैठ करके शुरुआत की थी। लेकिन इसको समझने से पूर्व अपने दिमाग में जो पहले से पूर्वाग्रह बना हुआ है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज है, कोई बहुत बड़ा भूत है, उसको उतार दीजिए दिमाग से, है ना। ये बिल्कुल पहले से ही आपसे गुजारिश की जा रही है कि इसे बहुत बड़ा बवंडर मत समझना। ये कोई UPSC का एग्जाम नहीं है ना, ये मंडी है। बस इस मंडी के अंदर जो ट्रेडिंग है, यानी कि इसमें जो ट्रेडिंग शब्द से भी आप बिल्कुल अपने आप को किनारा कर दें। समटाइम्स आप और हम जैसे जो साधारण परिवार के लोग हैं, उन्हें ट्रेडिंग का अर्थ लगता है कि यार ट्रेडिंग का मतलब हो गया कि ये तो कुछ बहुत बड़ा काम होगा। अब केवल बाजार के अंदर खरीद फरोख्त शब्द को यूज करें अपने लिए कि जो ये खरीद फरोख्त है, बस इसके अंदर खरीद फरोख्त फिजिकल नहीं होता है। फिजिकल की जगह कैसे होता है? फिजिकल की जगह ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है। यानी हम आज एक ऐसे बाजार में एंट्री कर रहे हैं जिस बाजार के अंदर माल बिक रहा है, लेकिन वो बिका हुआ माल खरीद फरोख्त टोकन्स के रूप में हो रहा है, हार्ड पीस के रूप में नहीं हो रहा है। इसको आसान भाषा में समझाने के लिए मैं आप सबके लिए एक प्रयास करता हूं, शायद आप उससे इसे बेहतर तरीके से रिलेट कर पाएं। साथियों, एक बार के लिए विचार करिए, मान लीजिए कि हमारे पास
एक मतलब मैं इसको इस तरह से समझने की कोशिश करता हूं कि एक बार के लिए आप सबके पास में, पेन का कलर चेंज करने से बेहतर होगा, आप इधर देखें, मैं इसको बिल्कुल टीचिंग के तर्ज पर ही समझाने की शुरुआत कर रहा हूं, आप इसे रिलेट करें। मान लीजिए कि मेरे पास में इतना सारा कोई सामान है, सामान कुछ भी हो सकता है मेरे पास। इस सामान में मेरे पास गेहूं हो सकते हैं, मान लीजिए 1000 किलो मेरे पास गेहूं है, ठीक है। हो सकता है मेरे पास चावल हो सकता है, 500 किलो हो सकता है मेरे पास चावल है। अच्छा, इस बात को जितना अच्छे से समझ जाएंगे, आज से आपकी बुनियाद बनना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा कि मेरे पास में हो सकता है गेहूं हो सकता है चावल हो सकता है चांदी हो सकता है सोना हो सकता है दालें हो, मेरे पास कुछ ना कुछ तो है ना। ये जितने भी शब्द मैंने लिए, सोना चांदी चावल, ये सब एकदम प्राइमरी गुड्स की सी फीलिंग दिलाते हैं, यानी कि जो खेत से पैदा हो सकते हैं, माइन से पैदा हो सकते हैं, प्राइमरी गुड्स की सी फीलिंग दिलाते हैं। मैं मानता हूं कि मेरे पास ये भी संभावना है, जरूरी थोड़ी है कि मेरे पास गेहूं चावल ही हो सकता है मेरे पास बहुत सारे मोबाइल्स हो, मेरे पास हो सकता है बहुत सारे लैपटॉप्स हों, है ना, हो सकता है मेरे पास बहुत सारी ये जो वॉचेस हैं ये हों, मैं कुछ भी, और हो सकता है मेरे पास बहुत सारे एयरबड्स हों, है ना, ये भी हो सकते हैं मेरे पास में। हो सकता है मेरे पास 10,000 मोबाइल हों, ठीक है। मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं ना, इसके पीछे अभी लेके चलूंगा। तीसरी संभावना, भाई साहब मेरे पास हो सकता है एक होटल हो और उस होटल के अंदर हर दिन बहुत सारे गेस्ट रहने आते हों, यानी कि मेरे पास एक होटल हो जिसमें कि 500 कमरे हों, है ना, 500 रूम वाला होटल हो सकता है। या फिर हो सकता है मेरे पास में बसेज हों, 500 कमरे हो सकते हैं, 500 रूम हो सकते हैं, 500 बसेज हो सकती हैं, ठीक है। ये कर क्या रहा हूं मैं बताऊंगा अभी। हो सकता है तीसरी चीज, मेरे पास एक ऐसी वेबसाइट हो जिस पर रोजाना लाखों लोग आते हो, मेरे पास एक वेबसाइट हो जिस पर लाखों लोग रोजाना आते हो। या हो सकता है कि मेरे पास वेबसाइट के स्थान पर कोई यूट्यूब चैनल हो, है ना, जिस पर लाखों लोग रोज आते हों, ये भी हो सकता है। कुछ भी, मैंने ये चारों पांचों संभावनाएं लिख दी। अच्छा, मैंने ये जो लिखा ना आपके सामने बॉक्सेस बनाकर, इसके पीछे का एक बड़ा तर्क है, एक बड़ा कारण है क्यों कर रहा हूं मैं ये सब बकवास। इसके पीछे को समझते हैं थोड़ा सा। इसको समझने के लिए आप एक काम करिए, मैंने आपसे ये कहा कि एक काम करो भैया, आप मान लीजिए अंकित अवस्थी हो। बोले ठीक है। बोले सर इतने पतले तो नहीं हो आप, रेफरेंस में मान रहे हैं कि मान लीजिए कि ये अंकित अवस्थी हैं। अब अंकित अवस्थी अपने पास के 1000 किलो गेहूं बेचने निकले। कहां जाएंगे बेचने के लिए? मंडी जाएंगे सर, गेहूं मंडी जाएंगे। बहुत बढ़िया, अनाज मंडी गए गेहूं लेकर के, ठीक है। मोबाइल और लैपटॉप वाले से पूछा कि भाई तुम्हारे पास 10,000 मोबाइल है, कहां जाओगे? बोले इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में जाऊंगा। लैपटॉप वाला कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में जाएगा। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भाई तुम बताओ कहां जाओगे? 500 रूम, 500 बोले बस स्टैंड पे जाऊंगा। मैं तो बस स्टैंड पे जाऊंगा, टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा, वहां पे जाके अपने कमरे लगा दूंगा। ठीक है साहब, इनको भी अपने ग्राहक मिल गए। मैंने वेबसाइट वालों से पूछा तुम कहां जाओगे? बोले इंटरनेट पे जाएंगे। हम कहां जाएंगे? तो बोले भाई ठीक है, तुम्हारा भी मार्केट हो गया। यानी सबको यह पता है कि उनका उपभोक्ता या उनके साथ व्यापार करने वाला व्यक्ति कहां मिलेगा। यह ऑलमोस्ट सबको पता है, चाहे वो गेहूं चावल बेच रहा हो, चाहे मोबाइल लैपटॉप बेच रहा हो, चाहे कमरे किराए पे दे रहा हो, चाहे वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आ रहा हो। सबको कुछ ना कुछ आइडिया है कि उसका कंज्यूमर कहां रहता है, उसका कस्टमर कहां रहता है। यहां तक हम में से किसी को भी कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। चलिए मान लिया इतनी बात, आगे क्या कहना चाहते हो? आगे अब मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लो ये सब की सब एक साथ इकट्ठे हो जाएं और ये कहने लगे कि सर हमें ना इन सब कामों से परे अपनी एक पहचान चाहिए, और उस पहचान में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी बैठ करके व्यापार कर ले। थोड़ा सा ऊपर से चला गया, मतलब व्यापार कैसे कर ले? रूम में तो बस के अंदर तो सवारियां ही आएंगी ना, रूम के अंदर तो रहने के लिए कोई गेस्ट ही आएगा ना। व्यापार कैसे हो जाएगा इसके अंदर? सब हो जाएगा। आज आप उसी व्यापार की बात करने वाले हैं। ये जितने भी लोग मैंने आपको यहां पर कमरों में बंद दिखाए या फिर बड़े बड़े ब्रैकेट्स दिखाए, मान लो कि गेहूं की इस कंपनी का नाम ए था जिसका ऑनर अंकित अवस्थी था। ये जो ब्रैकेट बनाया ना मैंने, इसका ऑनर अंकित अवस्थी था। अंकित अवस्थी चाहते हैं कि गेहूं तो बिक रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन भविष्य में इस कंपनी के मालिक थोड़े ज्यादा लोग हो जाएं। भाई आप ऐसा क्यों चाहोगे कि आपको ज्यादा मालिक लोग मिल जाएं?
मोबाइल वाला कहता है कि मोबाइल तो बिकते ही हैं, मैं चाहता हूं कि इन मोबाइल के खरीदारों की संख्या, खरीदारों की नहीं, मालिकों की संख्या बढ़ जाए। बोले गजब आदमी हो सर, गेहूं आपका वहीं की वहीं है, मोबाइल आपके पास उतने की उतने हैं, आप कह रहे हो मालिक बढ़ जाए। मैंने कहा देखो दुनिया अलग तरीके से चलती है, यही तो शेयर मार्केट है। आप क्या बोलते थे, सर मेरे पास 500 बस हैं, 500 रूम है। बोले कौन है मालिक? बोले सर ये व्यक्ति है, मिस्टर XYZ कुमार। बोले बहुत बढ़िया। तो बोले ये जो XYZ कुमार हैं अभी तक कर क्या सकते थे, 500 की जगह 1000 बस कर देते। ये अभी क्या कह रहे हैं, सर मेरे को ना मालिक बढ़ाने हैं, मेरे को ये सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना। बोले यार गजब आदमी हो तुम यार, मालिक बढ़ाने पे फोकस कर रहे हो, चाहते क्या हो? बोले वेट करो, अभी तो चाहते क्या है वो तो समझ में आएगा आपको। बोले भाई मालिक बढ़ाना चाहते हो अगर, तो तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया होगा मालिक क्या करता है? बोले साहब मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हो मालिक क्या करता है। बोले मालिक मालिक होता है? अरे बहुत सही सर, मालिक मालिक होता है, बट सर मालिक पैसे लेता है कि पैसे देता है? बोले कहना क्या चाहते हो? बोले फिर वही बात, मालिक पैसे लेता है कि पैसे देता है? बोले कमाती है कंपनी तो लेता है, नहीं कमाती है तो इन्वेस्ट करता है। बोले यही तो पकड़ना चाहते थे हम आपके साथ। मालिक जो भी व्यक्ति का है, जो भी बिजनेस का है, वो सैलरीड थोड़ी है कि वहां से सैलरी मांगेगा, सर मुझे सैलरी दे दो, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं। कि साहब मैंने इतने मोबाइल लेके आया था, मुझे साहब मैंने वहां से लिया था 50,000 रुपये, तनख्वाह दे दो मुझे। या मैं बस चलाता हूं तो मुझे ड्राइवर हूं, मुझे तनख्वाह दे दो ना। मालिक तो ये चाहेगा कि ये बसें जो है ना ये बढ़कर ज़्यादा हो जाएं। बोले सर ये दिमाग तो सही है, आपने सही लगाया। तो मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास में, मान लीजिए कि यहां पर मैं बैठा हुआ हूं, मैं चाहता हूं कि आप एक व्यक्ति और मेरे साथ आकर जुड़ जाएं, एक और एक हम 2 हो जाएं। बोले ठीक है सर। फिर जो ये नया व्यक्ति आएगा ना, इस समय कहूंगा देख मैं तेरे को मालिक बना रहा हूं ना। बोले हाँ। मैं अपने धंधे में तेरे को शामिल कर रहा हूं ना। बोले हाँ। तो भाई सुन, जब तेरे को मालिक जैसा मैं सुख दूंगा तो बदले में क्या देगा? बदले में क्या? बोले क्या रिश्ते मतलब 2 वे होते हैं क्या? बोले एग्जैक्टली। जब भाई मैं अपनी कंपनी में, 500 बसों की कंपनी है मेरे पास, 500 रूम का मेरे पास होटल है, उस कंपनी में तेरे को मालिक बना रहा हूं। तू क्या समझ रहा है मैं तेरे को बस बिठा करके कि तू बैठ जा भाई फील ले, तू मालिक है? ऐसा नहीं है बेटा। मालिक शब्द जिम्मेदारी के साथ आता है। बोले हाँ सर बताओ क्या दोगे जिम्मेदारी में? बोले जिम्मेदारी में यार तू बता क्या चाहता है, क्या देगा तू? बोले भाई साहब मैं थोड़ा पैसा दे दूं आपको। बोले हाँ ठीक है, हाँ ये ठीक है। कितना पैसा देगा? बोले भाई साहब एक काम करो, मुझसे आप 10 करोड़ रुपए ले लो। ठीक है, 10 करोड़ रुपए। किसने बोला? इस और व्यक्ति ने बोला। किसको बोला? इस व्यक्ति को बोला जिसके पास में इतनी बसें और इतने रूम थे। फिर लेकिन दिमाग आपका एकदम चकराएगा, यार ये 10 करोड़ रुपए दे तो रहा है, लेकिन 10 करोड़ रुपए देने के बाद मैं इसको क्या दूंगा? बोले मालिक बना रहा हूं ना। कितना मालिक बना तो रहे हो, लेकिन कितना मालिक बना रहे हो? कितना परसेंटेज का मालिक बना रहे हो? पूरी कंपनी का बना रहे हो? 50% का बना रहे हो? 70% का बना रहे हो? कितना मालिक बना रहे हो? तो बोले यार इसके लिए तो मुझे सबसे पहले अपनी इस कंपनी की वैल्यूएशन करानी पड़ेगी कि मेरी कंपनी है कितने की। तो बोले एक काम कर, 500 बस है, एक बस पकड़ ले 500, मतलब 10 लाख रुपए की है। बोले ठीक है, 10 लाख के हिसाब से तेरी अपनी वैल्यू निकाल ले। जो वैल्यू आएगी तेरी बसों की कीमत हो गई, ऐसी तेरी कमरों की कीमत निकाल ले, उसके हिसाब से ये 10 करोड़ जितना भी होता है उतनी परसेंटेज में वैल्यू दे दे। मान लो कि ये सब इसकी होटल फोटल मिला करके 100 करोड़ रुपए का माल था इसके पास, होटल और बसें मिला करके इस व्यक्ति के पास 100 करोड़ का माल था। आपने इससे क्या कहा कि तू 10 करोड़ रुपए दे दे मेरे को, आपके पास माल यहां रखा है। आपने इसको 10 करोड़ रुपए देने की बात की कि 10 करोड़ मुझे दे दे। आपने 10 करोड़ जैसे ही दिए, इसने आपको कंपनी का 10% का मालिक बना दिया। 10% का मालिक बना दिया इस व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि 10वां हिस्सा दिया है इसने। 10वां हिस्सा दिया है तो फिर फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ भाई? तो इन रूम को किराए पे चला के, बस को किराए पे चलाकर जब महीने की महीने पैसे आते हैं तो उसका 10वां हिस्सा तुम भी ले लेना। जब 10% के मालिक हो तो महीने की कमाई जब आएगी, या साल की जो कमाई आएगी, या फिर जीवन भर का जो लाभ निकल के आएगा, या कभी कल को ये बिकेगी, तो उस समय का जो हिस्सा निकलेगा वो तुम ले लेना।
इसीलिए तो मालिक बनना चाह रहे हो। भाई आपके पास में 100 करोड़ रुपए नहीं है कि मैं इतनी सारी बसें, इतनी सारी होटल एक बार में खरीद लूं, तो क्या करूं, मैं किसी बड़े आदमी के साथ अपना छोटा सा किराया रख दिया कि भाई साहब इतना सा हिस्सा मेरा भी डाल दो। बोले इससे क्या होगा, जब आप इतना कमाओगे तो उतना सा हिस्सा हमको भी दे देना उसका। इसी को पार्टनरशिप कहते हैं, अंग्रेजी में इसी को ही शेयरिंग कहते हैं। तो शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग। सर अब तो ये मामला ऐसा जम गया है, मैं भी चाहता हूं कि मैं कोई ऐसा ही शेयर होल्ड करने वाला व्यक्ति बन जाऊं, मैं भी किसी कंपनी में ऐसे ही अपना चुन्ना सा पैसा दे करके साथ में जुड़ जाऊं। बहुत बढ़िया। सर ये कहां मिलते हैं सब, कौन सी चीजें कहां मिलती हैं? ऐसे लोग जो अपने साथ किसी को हिस्सा देकर जोड़ लेते हों, ये कहां मिलते हैं? इस मार्केट को ही शेयर मार्केट कहते हैं। जो लोग आपको आपके पैसे के आधार पर कंपनी में मालिक बना लेते हैं, वो लोग शेयर मार्केट में मिलते हैं। वाह, शेयर मार्केट में इसका मतलब कोई भी व्यक्ति किसी को भी मालिक बना लेता है। हमने कहा आओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आओ मालिक बन जाओ। सर बच नहीं रही बात, एकदम ही ऊपर से निकल जा रही है। मैं मालिक कैसे बन जाऊंगा, मेरे पास तो 100 ही रुपए हैं। यहां 10 करोड़ का मामला चल रहा है। हमने कहा ये तो सामने वाला आपसे कह देगा कि भाई साहब 10% हिस्सा 10 करोड़ का है, 1% हिस्सा 1 करोड़ का हुआ। आपने कहा मेरे पास तो 1 ही लाख रुपया है, तो कोई बात नहीं भाई साहब, जब आपके पास 1 ही लाख रुपया है तो आप उस 1% का भी 0.001% मालिक बन जाओ। क्या बात कर रहे हो, मतलब इतना परसेंटेज में भी चलता है क्या? अरे साहब मैं कह रहा हूं आपके पास 10,000 रुपया है तो 0.0001 इतना परसेंट का मालिक बन जाओ। सर मेरे पास 1,000 रुपया है, अरे 0.00001% के मालिक बन जाओ। बनाएंगे मालिक ही। वाह सर ये तो गजब फीलिंग सी आ रही है। मतलब किसी के पास कितना भी पैसा हो उतना परसेंटेज का मालिक है। यही तो बात है। हम जब आपको कल कहे थे कि पेटीएम ने 2,000 रुपए में मालिक बनाया था लोगों को, पेटीएम ने शेयर मार्केट, कल वाला सेशन अगर देखा हो तो उसमें 2,000 रुपए के अंदर वो शेयर बांट रहा था। पता है कितने लोगों को उसने ऐसे शेयर बांटे थे? विचार करिए भाई साहब, लगभग 6.5 करोड़ लोगों को। कितने? लगभग 6.5 करोड़ लोगों को, कई जगह नंबर है 9 करोड़ लोगों को ऐसा मालिक बनाया था। वाह, मतलब मालिक भी बनाया और इत्तू सा मालिक बनाया। हमने कहा यार फिर गजब बात कर रहे हो आप इस। अच्छा बोले सर ठीक है मालिक बन गए, हम मुनाफा कमाएंगे, कमा लेंगे। हमने कहा और नहीं तो क्या, बहुत बढ़िया। लेकिन सर एक बात बताओ, ये भाई साहब इस 10 करोड़ का क्या करेंगे जो ले लिए थे अभी? इनसे जो 10 करोड़ लिए थे ये क्या करेंगे इसका? हमने कहा कुछ नहीं। क्या करेंगे तो मतलब? बोले सर इनके पास तो 100 करोड़ की वैल्यू पहले थी। वैल्यू थी बेटा, जेब में पैसा नहीं था इनके, बसें थी, कमरे थे, जेब में रोकड़ा नहीं था। तभी तो जाकर के इनको पार्टनर की जरूरत पड़ी, तभी तो शेयरिंग की जरूरत पड़ी। बोले अच्छा कैश नहीं था, और नहीं तो क्या। कोई भी कंपनी जब आईपीओ में जाती है तो उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण यही होता है कि वो जाकर के लोगों से कैश मांगती है, भैया पैसा दो, हमें आपको मालिक बनाती हो। सर फिर कैश आ गया फिर क्या करेगा? भाई साहब ये समझदार है, इसको पता था कि बेटा तुम हमारे 100 में से 10% हिस्सा मांग रहे हो, 100 में से 10% हिस्सा मांगोगे यानी कि कल को मैंने 100 रुपए कमाए तो 10 रुपए तुमको देने पड़ेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम एक बार 10 करोड़ रुपए दो मुझे एक बार। आपने 10 करोड़ इसको पकड़ा है, जैसे ही 10 करोड़ आपने इसको पकड़ा है, इसने क्या किया, उस 10 करोड़ से 10 और बसें नहीं 100 और बसें खरीदी, 10-10 लाख रुपए की छोटी मिनी बस खरीद लाया। क्या बात कर रहे हो? और नहीं तो क्या, वो बसें ले आया। इसका तो ओवरऑल कारोबार बड़ा हो गया। 100 बसें से जो कमाई हुई, उस कमाई के आधार पर उसको तो 10% ही देना था, लेकिन जो कंपनी का साइज इतना बड़ा हो गया, जो नया काम शुरू किया, उसका 90% का लाभ इस बड़े वाले व्यक्ति को हो गया, पहले वाले को। सर ये तो तगड़ा मामला है, तो आप हल्के में ले रहे हो क्या? इसी को तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं आप, कि मार्केट के अंदर उसके शेयरों का भाव इतना बड़ा बन गया क्योंकि उसने तो काम फैला दिया। काम फैला दिया तो हर व्यक्ति कहता फिर रहा है मैं तो इतना परसेंटेज का मालिक हूं, इतना परसेंटेज का मालिक हूं, तो ले भाई तेरी वैल्यू ले जा। बोले सर एक बात बताओ, ये तो एक कंपनी की कहानी सुनाई आपने, ऐसी कितनी कंपनियां हैं?
हमने कहा कितनी भी हो, कोई कंपनी अनाज बेचने वाली हो, कोई कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स बेचने वाली हो, कोई कंपनी वेबसाइट बेचने वाली हो, सब शेयर मार्केट में घुस जाती हैं, सब मालिक बनाने के लिए घुस। सर कितनी कंपनियां हैं, मतलब आप एक बार के लिए बता दो लगभग कितनी कंपनियां हैं, और ये शेयर मार्केट जाना किस नाम से जाता है, कहां है ये शेयर मार्केट? वेरी गुड। अब इन सवालों के अंतिम में तुरंत आंसर जान लीजिए। भारत में दो बड़े शेयर मार्केट हैं, एक का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका पूरा इतिहास, इसकी पिक्चर, कहानी, ये सब हम आपके लिए लिख कर लाए हैं, सब दे देंगे आपको, क्या है, कहां पर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जिनको तथ्यात्मक रूप से पढ़ना है ना, उनके लिए कंटेंट हमने पूरा तैयार किया है। स्टॉक एक्सचेंज सबसे पहले कहां शुरू हुआ, पेड़ के नीचे शुरू हुआ, शेयर मार्केट कैसे बना, ये सारा कंटेंट आपको बन जाएगा कैसे हुआ। लेकिन आप मूल भाव को अगर समझ गए तो उस मूल भाव से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। तो बोले सर मार्केट है कहां पे इसके? हमने कहा एक मुंबई में ही है, दूसरा भी मुंबई में ही है। बोले हैं? बोले हाँ। एक का नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एक का नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। बोले अच्छा, तो सर एक बात बताओ, इनमें कितनी कंपनियों के हिस्से बिकते हैं? बड़ा सवाल है भाई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनियों का हिस्सा बिकता है? आप अंदाजा लगाइए कितनी कंपनियों का हिस्सा बिकता होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं आपके कमेंट्स देखकर अंदाजा लगा दूंगा कि आपको कितना आइडिया है कितनी कंपनियों का स्टॉक बिकता होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। विचार करिए। तब तक मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं। जो लोग विचार कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इधर देखिए साथियों, ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं आपको, ये असल में मुंबई के अंदर वो पेड़ बताया जाता है जहां पर सबसे पहले लोग ऐसे ही अपने हिस्से बेचा करते थे कि तू मेरे हिस्से को ले ले भाई। 1840 1860 के आसपास की बातें हैं। मुंबई इस प्रकार से हुआ करता था, सामने समुद्र के माध्यम से व्यापार हुआ करता था, व्यापारी लोग यहां बैठते थे, लोगों को हिस्सेदारियां ऐसे ही बेचा करते थे, सामान को ऐसे ही क्रय विक्रय किया करते थे। बाद में वो लोग जाकर के, हाँ भाई कोई 5000 बोल रहा है, कोई 10,000 बोल रहा है, कोई 9,000 बोल रहा है, सब अपने अपने लेवल पर चल रहे हैं। 1600 कंपनियां लिस्टेड हैं इंडिया के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, यानी कि 1600 ऐसी कंपनियां हैं जिनके स्टॉक्स यानी जिनके अंदर हिस्से आप परचेज कर सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से। नेट पर प्राप्त डेटा यही कहता है। ऐसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी है। इंटरनेट पर प्राप्त डेटा ऊपर नीचे, क्योंकि कोई फिक्स नंबर नहीं है, हर दिन कोई ना कोई नई कंपनी ऐड हो रही है, कोई ना कोई कंपनी हट रही है। फिर आप पूछेंगे सर एक चीज बताइए, फिर ये सेंसेक्स क्या है? मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा एक बात बताओ, आलू प्याज का भाव क्या है? बोले आप जब भी शेयर मार्केट पढ़ाने बैठते हो आप आलू प्याज ले आते हो। हमने कहा इतना ही आता है मेरे को तो। आलू प्याज के अंदर आपको मार्केट का भाव पता है, साहब आलू 50 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, इतने रुपए क्विंटल, फलाने रुपए क्विंटल, इसी तरह से डिस्कस करते हो? बोले हाँ। अब मैं इस शब्द को बदल देता हूं, आलू प्याज की जगह मैं अब आपसे पूछता हूं सब्जी का भाव क्या है? बोले सब्जी? सब्जी में तो बहुत सारी सब्जियां आती हैं सर। अरे बताओ तो सही भाई, मैंने अभी तो आलू प्याज किया था ना आपके सामने, 20 50 40 इस तरह से। बोले हाँ। अब मैं सब्जी बोल रहा हूं, सब्जी में क्या आएगा? आप सब ले लेंगे सर, गोभी ले लो, पत्ता गोभी ले लो, सलगम ले लो, जो लेना है आपको खिलाओ। बहुत बढ़िया। मैं आपसे यह पूछूं कि सब्जियां महंगी हो गई कि सस्ती हो गई? क्या आप आलू प्याज को देखकर यह कह दोगे क्या सब्जियां महंगी हो गई कि सस्ती हो गई? हो सकता है आलू महंगा हुआ हो, टमाटर सस्ता हो गया हो सकता है मूलियां महंगी हुई हो, बैंगन सस्ते हो गए हो। ओवरऑल सब्जियां महंगी हो गई या सब्जियां सस्ती हो गई ये कैसे कह पाओगे? जब सब सब्जियों का भाव एक साथ बढ़ने लगे तब कहा जाता है सब्जियां महंगी हो गई। बहुत बढ़िया सर, तो कहना क्या चाहते हो? हमने कहा शेयर मार्केट में भी ऐसे ही हर कंपनी का हिस्सा महंगा बिक रहा है या सस्ता बिक रहा है, इसके आधार पर मार्केट तय किया जाता है कि मार्केट महंगा हो गया या मार्केट सस्ता हो गया, मार्केट चढ़ गया या मार्केट उतर गया। बोले मतलब यूं समझिए कि शेयर मार्केट में इसी चीज को संवेदी सूचकांक के नाम से जानते हैं, सेंसिटिव इंडेक्स, जिसे आप सेंसेक्स कहते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसी महंगाई की माप को नापने का तरीका, जो बाजार में आप महंगाई जिस शब्द को कह रहे थे, यहां पर वैल्यू जिस शब्द को कहा गया है उसे सेंसेक्स कहा जाता है। बोल सर ये सेंसेक्स क्या करता है? कुछ नहीं भाई, सेंसेक्स उतना ही सिंपल है जैसे सब्जी का भाव। बोले क्यों? बोले भाई सब्जी का भाव ऊपर चढ़ गया, सेंसेक्स का भाव ऊपर चढ़ गया। सब्जी से क्या सेंसेक्स चढ़ता है क्या? नहीं। जैसे सब्जी मंडी में सब्जियां बिक रही हैं, ऐसे शेयर मार्केट में शेयर बिक रहे हैं। शेयर महंगे हो गए, सेंसेक्स ऊपर चला गया, शेयर सस्ते हो गए, सेंसेक्स नीचे आ गया। अच्छा,
तो सब्जियां सस्ती होने का मतलब शेयर मार्केट में जो मंदी है वो एक प्रकार से सब्जियां सस्ते होने जैसा है। हमने कहा बिल्कुल, लेकिन सर एक बात बताएं। बोले बताओ। हर बार तो ऐसा नहीं होता कि सब सब्जियां एकदम सस्ती हो जाए, सब सब्जियां एकदम महंगी हो जाए। सीजन के हिसाब से भी तो होता है सर। अभी इस समय हरी सब्जियां सर्दी के अंदर सस्ती हैं, गर्मी में मिलेंगी ही नहीं, मिल भी गई तो बहुत महंगी मिलेंगी। ये क्या मतलब हुआ? गाजर इस समय खूब बढ़िया से बना के खाओ, लेकिन पता चले गर्मियों में मिल ही नहीं रही, मिल रही है तो बहुत महंगी मिल रही है। सीजन का फर्क पड़ता है। हमने कहा बहुत सही। शेयर मार्केट में भी फर्क पड़ता है। शेयर मार्केट जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसमें मात्र 30 कंपनियां ही ऐसी हैं जिनको देख करके यह कहा जाता है कि सेंसेक्स ऊपर चला गया या 30 से नीचे चला गया। बोले मतलब कंपनियों का भाव जब निर्धारित होता है तो महंगाई का निर्धारण केवल 30 कंपनियों को देखकर ही होता है। बोले मतलब कहना क्या चाहते हो? हमने कहा जैसे सब्जी मंडी में सब्जियां महंगी हैं या सस्ती, इसके लिए आप हर दुकानदार से जाके सब्जी नहीं पूछते, ठीक इसी प्रकार से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो 1600 कंपनियां हैं, इनके शेयर ऊपर हैं या इनके नीचे हैं, इससे तय नहीं करते। केवल 30 कंपनियों का सैंपल निकाल के कर लेते हैं। ओ भाई साहब, फिर ये 30 कंपनियां कौन सी हैं महाराज? बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सब्जी मंडी के अंदर हर दूसरा व्यक्ति आलू खरीदेगा, ऐसे ही सेंसेक्स में जो सबसे ज्यादा मार्केट में जिनका माल बिकता है या जो सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों को 30 कंपनी में डाल दिया जाता है। तो सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनियों का ही मार्केट चढ़ता हुआ और उतरता हुआ चेक किया जाता है। कुछ गुस्सा? 1600 कंपनियों का कोई लेना देना नहीं है। तो बोले सर इसका मतलब 30 कंपनियों में अगर बढ़त है तो कहा जाता है मार्केट उछाल पर है। हमने कहा हां, तो क्या इसका मतलब यह है क्या जो बाकी 1570 कंपनियां बच गई वो डूब गई हैं या वो भी ऊपर चढ़ रही हैं? हमने कहा ऐसा संभव ही नहीं है। शेयर मार्केट में लोग इसीलिए मात खाते हैं, यानी शेयर मार्केट में जो लोग लॉस में रहते हैं या मात खाते हैं, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि वो न्यूज एंकर को चिल्लाता हुआ देखते हैं। क्या चिल्लाता हुआ देखते हैं? कि आज मार्केट में वो रही, तेजी रही, सेंसेक्स चढ़ गया, तो लोग सोचते हैं सेंसेक्स चढ़ गया इसका मतलब मार्केट अच्छा हो गया है, चलो कुछ खरीद लेते हैं या कुछ बेच देते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही आज मार्केट में मंदी है, माल बेच देते हैं या खरीद लेते हैं। अरे उन 30 कंपनियों को देखकर अंदाजा मत लगाओ महाराज। तो बोले फिर? अरे वहां 1600 कंपनियां हैं, सबके अंदर एक जैसा हाल नहीं होगा। सबकी सब कंपनियां एक साथ ऊपर और एक साथ नीचे नहीं आती हैं। ये 30 कंपनियां तो एक प्रकार से चुनाव के बाद में जो एग्जिट पोल आते हैं उस तरह से है। एग्जिट पोल सही भी होते हैं, एग्जिट पोल गलत भी होते हैं। अभी गुजरात का और हिमाचल का चुनाव आपने देख लिया, किसी भी मतलब एग्जिट पोल में यह नहीं कहा गया था कि गुजरात में इतना बड़ा नंबर लेकर के बीजेपी आ जाएगी, और किसी में यह भी नहीं कहा गया था कि स्पष्ट बहुमत लेकर हिमाचल में कांग्रेस सरकार बना लेगी। एग्जिट पोल सुने थे? एग्जिट पोल के आधार पर कोई निर्णय हुआ? नहीं हुआ। एग्जैक्टली शेयर मार्केट के साथ ऐसा है। लोग सेंसेक्स में 30 कंपनियां देख करके यह समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अच्छा है और मार्केट बुरा है। अरे भाई, बाकी कंपनियां भी बहुत अच्छा कर रही हैं, समझे? आज कॉमन सेंस लगाइए। जब कोरोना आया तो कोरोना के समय पर मार्केट में मंदी रही या उछाल रहा, नहीं समझ में आया। क्यों नहीं आया? अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे 30 कंपनियां हैं कौन सी? ये भी एक सवाल बनेगा, मैं आपको वो भी बता देता हूं ताकि आपके मन में से वो भी डाउट खत्म हो जाए। असल में ये जो 30 कंपनियां हैं ना, इनका भी समय समय पर निर्धारण होता रहता है। अभी जो रिसेंटली चल रही हैं, मैं कंटेंट तो सारा ये है फिलहाल जो चल रही है, जैसे एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल, डॉक्टर रेड्डीज, एचसीएल टेक्नोलॉजी, एचडीएफसी, एचयूएल, आईसीआईसीआई, ये 30 कंपनियां हैं इस समय पर। और ये परमानेंट नहीं रहती इस लिस्ट में, उतरती चढ़ती रहती हैं। मतलब परफॉर्म कर रही हैं तब तो इनको 30 में लिया जाता है, परफॉर्म नहीं कर रही हैं तो इसमें से हटा भी दिया जाता है। ये इनके साथ घनघोर बेइज्जती है। यानी यहां पर ये जो 30 कंपनियां हैं, इनका भी भविष्य फिक्स नहीं है। मन में आते हैं तब इनको हटा देते हैं इस टॉप 30 में से कि बेटा तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, हट जाओ। यानी कि किसी जगह कोई मतलब बड़ा अधिकारी आता है तो क्लास के केवल टॉपर बच्चों को मिलाया जाता है कि बच्चों बताओ क्लास में टीचर कैसा पढ़ाते हैं। टॉपर खड़ा होकर कहता है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। टॉपर ट्यूशन पढ़ता है, ट्यूशन पढ़ के टीचर को आंसर दे देता है, अधिकारी को आंसर दे देता है, सारे टीचर खुश हो जाते हैं, देखा हमारे यहाँ के बच्चे कितने अच्छे हैं।
वास्तविकता से बिल्कुल उलट है ये कहानी। सैंपल आपने ऐसे लोगों का दे दिया जिससे कि आपने औरों को बेवकूफ बना दिया। कोरोना काल में सोच के देखिए, बहुत सी कंपनियां ऐसी थी जिनके साथ में ऑफलाइन डीलिंग होती थी, वो पिट गई। टूरिज्म की कंपनियां पिट गई, लेकिन उसी समय पर जो ऑनलाइन कंपनियां थी वो हिट हो गई। इसका मतलब ये थोड़ी कि सेंसेक्स में टूरिज्म की कंपनी नीचे आ गई तो आप दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करोगे भाई। तो इसलिए मार्केट पढ़ने की जरूरत होती है, इसीलिए तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत होती है, ताकि आपको यह पता रहे, न्यूज पढ़ने की जरूरत होती है कि डिमांड किस चीज की चल रही है। कॉमन सेंस था कि उस समय पर, जिस समय कोरोना आया, यदि किसी व्यक्ति ने उस समय पर दवाओं की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया था तो डेफिनेटली वो वैल्यू ऊपर चढ़ाएगा। अगर किसी कंपनी ने HP, डेल ऐसे लैपटॉप्स के जो कंपनियों के ब्रांड्स थे उनमें इन्वेस्ट किया, डेफिनेटली ऊपर लेके जाएगा। कॉमन सेंस है ना। मार्केट से आपने सेंस निकाल लिया कि ये माल बिकेगा भाई, क्योंकि सीजन ऐसा आ गया। ये जो समझ जिस व्यक्ति में आ जाती है ना, वो स्पेसिफिक होकर के चीजों में ट्रेड करता है, वो इस भावना में बहकर नहीं करता मार्केट गिर गया या मार्केट चढ़ गया। इसको भी आपको अपने दिमाग में बिठाना है। फिर सर ये निफ्टी 50 क्या है? इसी का बड़ा भाई है। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स चलता है, ऐसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी 50 चलता है। जैसे सेंसेक्स में 30 कंपनियां थी, ऐसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 50 कंपनियां हैं। वहां पर 50 कंपनियों के आधार पर तय किया जाता है, लेकिन वो 50 होंगी कौन, ये वो खुद डिसाइड करते हैं। हालांकि दोनों ही सेबी के द्वारा रेगुलेटेड हैं, लेकिन मार्केट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो इसे डिसाइड कर लेते हैं। तो बोले उसमें कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं? उसमें भी बहुत हजारों की संख्या में कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, लेकिन दिखाते 50 को ही हैं। उन्हीं से ही निफ्टी ऊपर चला गया, निफ्टी नीचे चला गया। ये उम्मीद है आपको शब्द समझ में आ जाए। समझ में आई बात? पहले इस टॉप 50 के, टॉप 30 के अंदर यस बैंक का नाम हुआ करता था, अब यस बैंक नहीं है इसके अंदर। बात समझ रहे हैं आप? तो आपको मार्केट के अंदर जो शेयर मार्केट शब्द मैंने आपसे कहा, उम्मीद है कि इसकी एक समझ आपके मन में बैठी होगी। शेयर क्या है, शेयर क्यों लिए जाते हैं, ये निफ्टी क्या है, ये निफ्टी 50 क्यों कहा जाता है, ये सेंसेक्स क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है। अब एक चीज जो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज कि साहब इन सब के अंदर ट्रेडिंग कैसे की जाती है, खरीदा कैसे जाता है, किसको खरीदना चाहिए, कौन सी कंपनी में। तो जो आप अपना बातें बाजार की का यहां से आगे वाला टेन्योर होने वाला है ना, उसमें मैं आपको मार्केट की बहुत छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, मिड प्राइस कैप क्या है ना, लार्ज प्राइस कैप क्या है, बेस प्राइस क्या होता है, कोटा क्या होता है, इक्विटी क्या होती है, ये टर्मिनोलॉजीज पर हम जिक्र करेंगे। हो सकता है कुछ शॉर्ट्स वीडियोस भी आपको साझा करें इस चीज के लिए, ताकि आप एक बार के लिए पूरी तरह समझदार हो जाएं कि यार ये टर्म क्या है, यदि ये शब्द आ रहा है तो क्या है। यहां पर 1700 कंपनियां हैं, 1600 कंपनियां, तो मैं उनकी बातें करूंगा, सबकी संभव नहीं है, लेकिन कि हां भाई अब सीजन चेंज हुआ है, तो यानी इस तरह की खबर है, तो इससे क्या लगता है कि किस तरह की कंपनियां आगे बढ़ सकती हैं, उस विषय पर चर्चा की जाएगी। केवल इन 30 पर बात करनी होती तो फिर हमारी जरूरत ही नहीं रहती, हर दिन अखबार में आता है। आ गई बात समझ में? जानकारी पसंद आई? आ गई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, साझा कर दीजिए साथियों के साथ। चैनल पर नए हैं तो आप बातें बाजार की को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी अपना प्यार हमें देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। संभव है कि इस वीडियो के अंत तक या आज शाम तक हमारा परिवार बातें बाजार की 1 लाख परिवार तक पहुंच जाए, तो आप सभी परिवारजनों को इसी प्रकार का प्यार और स्नेह देने के लिए धन्यवाद। जो विश्वास आपने मेरे साथ रखा है उसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैंने जो आपसे कहा अभी, ये सारी बातें, सेंसेक्स क्या है ना, और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, NF निफ्टी क्या है, ये सारा कंटेंट मैं इसको ख़त्म करने के तुरंत बाद हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जो हमने बातें बाजार की नाम से बनाया हुआ है, उसको मैं अभी कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पर ये पूरा कॉन्टेंट आपको पढ़ने के लिए भी दे देता हूँ मैं, ठीक है? आप वहाँ से इसे प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिए, ताकि आपके मन में भी एक विश्वास पैदा हो जाएगा लिखित में जब हम कुछ देख लेते हैं। तो मैंने उसको फिलहाल के लिए आसान भाषा में आपको समझा दिया है। धन्यवाद।